मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में हूँ। मैं अखिलेश कुमार, पूर्व डिप्टी कमिश्नर एवं संयुक्त निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 और 1995 में जो मेजर अंतर थे, जो उनमें क्या अलग अलग प्राविधान किए गए हैं, नए और पुराने प्राविधानों को हमने आपसे एक चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में मैं आपको जो नई दिव्यांगताएं 21 प्रकार की 2016 के एक्ट में विद्यमान हैं, जो बताई गई है, उनमें से 7 जो विकलांगताएं हैं वो पूर्व से ही आपको पता है, जो पहले जो पुराने एक्ट में 1995 के एक्ट में विद्यमान थी। अब जो नई 14 और 7 21 हो गई ना, तो 14 जो नई विकलांगताएं हैं, उनके पहचान, उनके लक्षण, उनके डिटेल के बारे में आम जनमानस को अभी पूरी जानकारी नहीं है। और ये जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा ये जो अवस्था है, जो हमारे लक्षण हैं, वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं और हम इसके लिए जांच करा के और आवश्यक उपचार चिकित्सा कराने के उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसका विकलांगता प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। तो आज हम 14 में से जो मुख्य जिनके आपने अमूमन नाम नहीं सुने होंगे, उन पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। जो मुख्यतः जो नई दिव्यांगताएं हैं, उनमें से सबसे पहले मैं आपको जो है सिकल सेल डिजीज के बारे में बताऊंगा। जो सिकल सेल डिजीज है वो एक विकलांगता के रूप में चिन्हित की गई है नए अधिनियम में। और ये सिकल सेल डिजीज क्या है? इससे बॉडी में, आपके शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है, रक्त की कमी होने लगती है, और यह आनुवांशिक रक्त विकार है, जो एक लाल रक्त कोशिकाओं का जो चरितार्थ होता है उसमें कमी को पैदा करता है। ये आमतौर पर बाल्यावस्था में ही उत्पन्न हो जाता है और प्रायः ऐसे लोगों जिनके वंश में पाया गया है, हेरिडिटी में पाया गया है, उनमें भी ये आ जाता है। और ख़ास तौर से जो मलेरिया वाले, जहाँ मलेरिया ज़्यादा फैलता है, उन क्षेत्रों में इसकी बहुतायत पाई गई है इस रोग की। तो खून की अत्यधिक कमी हो जाती है। इस गंभीर रोग से खून की कमी के कारण शरीर के अंग अवयव खराब होने लगते हैं। सिकल सेल अवधारणा का इस्तेमाल रोगियों में उन स्वतंत्र और गंभीर अवस्थाओं में किया जाता है जहां सिकल सेल रोग पाया जाता है। तो हम ये जो सिकल सेल है, इसमें क्या है कि रक्त में जो तमाम सारे सेल्स होते हैं, उनमें जो रक्त की कमी है, उसके कारण एक हंसिया टाइप का जो सेल बनता है, उसका आकार हंसिया टाइप का होता है, वो प्रभावित होता है। दूसरा जो विकलांगता है इस 14 में से, वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का नाम आपने सुना होगा। इसमें जो है मुख्यतः एक ये आनुवांशिक रोग है, और इस थैलेसीमिया के होने से आपने देखा होगा कई बच्चों में चेहरा सूखने लगता है, ड्राइनेस उसके चेहरे पे होती है, और हर समय कुछ बीमार टाइप का उसका चेहरा लगता है। शरीर में उसके जो है वजन बढ़ता नहीं है, जो डेवलपमेंटल जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। वो इसी तरीके से तमाम सारे ऐसे और लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वही बॉडी को ताकत देता है, और हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाती है, वो 5 और 6 के बराबर आ जाता है। अमूमन 12, 13, 14 होना चाहिए, वो घटकर 5, 6 पे, 4 पे तक आ जाता है। तो खून की मात्रा भी कम हो जाती है और बच्चे में
इस थैलेसीमिया के कारण तमाम सारे जो ये लक्षण हैं वो विद्यमान होते हैं, और इसकी जो मुख्यतः होने की अवस्था है वो 12 से 15 वर्ष की आयु में इसको ज़्यादा देखा गया है, और इसका इलाज थैलेसीमिया का बहुत अधिक नहीं है, और हमें इसकी जब जानकारी होती है तो थोड़ी सी देरी हो जाती है, और इसके कारण विकलांगताएं हमारे शरीर में आती हैं। थैलेसीमिया के बाद हम जो आपने नए विकलांगताओं में नाम सुना होगा वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक ऐसा लक्षण है जो हमारे शरीर में खून का जो बहता है, जो क्लॉटिंग होती है, वो हीमोफीलिया की वजह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हमारा खून अगर बह रहा है शरीर में, मान लीजिए कहीं कट हो गया या कहीं चोट लग गई किसी के शरीर में, या खरोच आ गई, और खरोच आने से, कटने से, किसी दुर्घटना से अगर खून का रिसाव हो रहा है तो जो शरीर में अपने आप क्लॉटिंग की क्षमता होती है वो हीमोफीलिया के कारण समाप्त हो जाती है, और उस हीमोफीलिया के कारण जो क्षमता का समाप्त होने के कारण खून रुकता नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है, तो तमाम सारे दवाएं और उपचार करने के बाद भी मरीज का खून बहता रहता है, और क्लॉटिंग का जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हमारा ब्लड बहुत बह जाता है। और ऐसे लोगों में अगर जरा सी भी कोई दुर्घटना हुई, या कहीं कट हो गया, या कहीं रिसाव होने लगा खरोच की वजह से या और किसी वजह से, तो रक्त बंद नहीं होता, और बंद करने के लिए बहुत समस्या सामने आती है, और पीड़ित जो रोगी है उसके लिए ये फिर समस्या है कि हम या तो उसको ब्लड चढ़वाएं, या उसके लिए ऐसी दवाइयाँ हमें तत्काल मिल जाए जो क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा दे ब्लड के अंदर। तो ये भी आपने हीमोफीलिया का भी नाम सुना होगा, ये भी नई विकलांगता है। और इसके बाद में आपको पार्किंसन, जो एक नई विकलांगता चिन्हित की गई है, वो पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज में अमूमन आम तौर पर जो चर्चा है वो ये है कि हाथ पैर में कंपन होने लगता है। हाथ देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों का ऐसे ऐसे कांपने लगता है, अगर वो लिखेंगे भी तो वो उनके हाथ यूं यूं कांपते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हाथ पांव की जो मांसपेशियां हैं उनमें जकड़न हो जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाइयां हो जाती, जो हमारे बॉडी के जो तंत्र हैं, जो टिश्यूज हैं, जो हमारे नर्व्स हैं, उनमें कंपन और उनमें कमजोरी आ जाती है, तो वो अपनी जगह पे जो काम करना चाहिए उस काम को नहीं कर पाती हैं, और ना कर पाने के कारण फिर वो कंपन पूरे शरीर में भी आने लगता है। तो ये पार्किंसन डिजीज जो है वो आपको जो हमारा न्यूरोलॉजिकल जो पूरा सिस्टम है वो उसको प्रभावित करता है, और इस पर प्रभावित होने के कारण हमारे शरीर में नींद में कमी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, कब्जियत रहती है, लोगों को जल्दी सांस उभरने लगती है, पेशाब करने में रुकावट आती है, चक्कर भी आते हैं, और कई बार खड़े होने पर अंधेरा छा जाता है, जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। तो ये पार्किंसन डिजीज के जो मुख्य लक्षण है वो मैंने आपको बताए, और ऐसे तमाम लोगों में जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो विकलांगता को डेवलप करती है, तो उनके शरीर में विकलांगता आती है, और वो इस डिजीज के कारण उनकी विकलांगता का चिन्हांकन होता है, और वो प्रमाण पत्र इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया, ये एक तरीके से 4 प्रकार की विकलांगताएं हमने आपसे आज डिस्कस की। इसके साथ ही एक नई आपने और सुनी होगी विकलांगता, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको MS भी कहते हैं, इसके जो मुख्य लक्षण है वो हमारे जो शरीर की तंत्रिका है, जो हमारे सर से और पूरे रीढ़ की हड्डी होते हुए जो तंत्रिका बनी हुई है वो प्रभावित होती है, और इसके रोग के लक्षण ऐसे होते हैं कि आपको मांसपेशी में कमजोरी महसूस होने लगती है, मांसपेशी में ऐंठन या चलने फिरने में कठिनाई होने लगती है, भाषा में कठिनाई होने लगती है, बोलने में भाषा बिगड़ जाती है, और तमाम सारी नेत्र संबंधी भी कई बार होती है, और थकान
अमूमन शरीर में बनी रहती है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस तंत्रिका संबंधी जो रोग है उससे तमाम सारी जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसका मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी का जो तंत्र है वो आपस में एक दूसरे से जो उनको आपस में जो एक इशारे से या उनकी जो एक बात करने की जो वो क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब मस्तिष्क जब उसको कोई संदेश या संकेत भेजता है तो वो तंत्रिका उसको ग्रैस्प नहीं कर पाती, उसको ग्रहण नहीं कर पाती। मतलब दोनों का सामंजस्य जब नहीं बनता है मस्तिष्क का और तंत्रिका का, तो फिर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस से तमाम सारे शरीर में हमारे प्रभावित चीज़ों को देखा गया है, जिसमें लोगों को दौरे भी पड़ जाते हैं और दौरे पड़ जाने से तमाम सारी उनके पूरे बॉडी की चीज़ों को एक प्रभावी असर पड़ता है और बॉडी जो है हमारी कमज़ोर पड़ने लगती है। तो ये जो मुख्यतः हमने आज आपको 14 में से 5 ऐसी जो विकलांगताएं हैं जिनके आपने नाम अभी तक नहीं सुने होंगे और सुने भी होंगे, तो उनके संबंध में बहुत जानकारी हमारे जनमानस में नहीं है, ताकि हम ऐसे लक्षणों को जल्दी पहचान सकें और पहचानने के उपरांत उसका उपचार जल्द से जल्द कराकर हम अगर विकलांगता हो गई है तो उसका हम विकलांगता सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो ये मित्रों एक ऐसी जानकारी हमने आज आपके बीच में चर्चा की है। इसके बाद हम जो और 14 में से जो विकलांगताएं हैं, जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब बच्चे के अंदर एक ऐसा विकार पैदा होता है कि वो पढ़ने में उसके जो समस्या आती है, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है दिमाग से, परंतु कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि वो उसको लर्निंग में डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है। मतलब अगर वो सवाल लगा रहा है तो सवाल में उसको 9 × 3 27 लिखना है, तो वो हो सकता है 72 लिख जाए। इसी तरीके से डिसलेक्सिया का आपने देखा होगा कि उसमें उच्चारण दोष हो जाता है, स्वराघात होता है और इस जो अपनी बोली होती है उसकी बोली से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो बोलता कुछ है और मतलब बोलना कुछ चाहता है और उसके मुंह से निकलता कुछ है। इसी प्रकार से डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको ना सवाल लगा रहा है बच्चा या कोई चीजें लिख रहा है या बना रहा है, तो डिसग्राफिया बोलते हैं उसको, हाइपरलेक्सिया बोलते हैं इसको। तो उसको CMS स्कूल का नाम अगर लिखना है तो वो समझ रहा है कि मैं CMS लिख रहा हूं, परंतु एक्चुअल में वो MSc लिख रहा होगा। तो ये एक सामान्य सी बात है, इसमें हमको बच्चे को डांटना फटकारना भी नहीं चाहिए। डिसलेक्सिया आपने देखा होगा, तमाम उसके ऊपर डिसलेक्सिया पर फिल्म भी आ चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है तारे जमीन पर। तो ये एक बच्चों में सामान्य प्रकृति होती है और एक एज के बाद धीरे धीरे ये समाप्त भी हो जाती है। ऐसे बच्चों में ये नहीं है कि वो बीमार हैं और ठीक नहीं हो सकते और या इसके अंदर बहुत बौद्धिक क्षमता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हमें उसको प्रैक्टिस से कराना पड़ेगा। उसको जो हाइपरलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है, मतलब सवाल लगाने में जो उसको कंफ्यूजन है, जो उसको डिस्लेक्सिया में बनाने में, जो लिखने में जो परेशानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका शिक्षण हमें 1-to-1 कराना पड़ेगा। हमें उसको विशेष ध्यान देके उसके लिए पढ़ाई के विशेष शिक्षा में काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चा बहुत अच्छी अक्ल का है, अच्छे दिमाग का है, अच्छी जानकारी रखता है, परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता सही तरीके से। तो एक ये इसको भी ले लिया गया है विकलांगता में ऐसे बच्चों को, ताकि उनको एक हम सुविधा दे सकें स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल विद्यालयों की, इस प्रकार से। नहीं तो लोग क्या करते थे कि सामान्य विद्यालयों में ऐसे बच्चों को भेजते थे और सामान्य विद्यालयों में उनके संग बड़ी दुर्गति होती थी। उनको ये समझा जाता था कि ये मानसिक मंदित है, जबकि वो मानसिक मंदित नहीं है। ऐसे बच्चों में मानसिक मंदता नहीं है, वो सामान्य बच्चे हैं, परंतु नॉर्मल स्कूलों में उस चीज को लोग समझते नहीं हैं। टीचर्स उनके संग थोड़ा सा दुर्भावना भी रखती है और अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों में उनको किनारे कर देती है कि नहीं ये बच्चा नहीं कर पाएगा।
तो इन चीज़ों से हमें बचना है, करना है। तो आज मैं मित्रों आपके समक्ष इतनी मैंने जो है आपको ये विकलांगताओं के बारे में आज चर्चा की है। मैं अगले एपिसोड बृहस्पतिवार को शेष विकलांगताओं के बारे में आपसे सविस्तार पूर्वक फिर से मिलूंगा और आपसे फिर से चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।